गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम व्याकरण का टॉपिक उपसर्ग पढ़ेंगे। बच्चों, उपसर्ग और प्रत्यय के विषय में आप पहले भी पढ़ चुके हैं। क्लास 6 से आप लोग उपसर्ग और प्रत्यय भाषा की बात में पढ़ते आए हैं, लेकिन अब 9th क्लास में इसको हम डिटेल में पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले उपसर्ग की मैं परिभाषा आपको बताऊंगी। संस्कृत एवं संस्कृत से उत्पन्न भाषाओं में उस अव्यय या शब्द को उपसर्ग कहते हैं जो कुछ शब्दों के आरंभ में लगकर उनके अर्थों का विस्तार करता है अथवा उनमें कोई विशेषता उत्पन्न करता है। उपसर्ग का अर्थ है, उप का अर्थ है समीप और सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना। इसका अर्थ है कि किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना। जो शब्दांश, इसको शब्दांश क्यों कहा है? क्योंकि ये अपने आप में पूरा एक शब्द नहीं है, ये शब्दों के अंश हैं। जो शब्दांश शब्दों के आदि में जुड़कर, आदि में यानी प्रारंभ में, उसके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। यदि मैं आसान भाषा में और संक्षिप्त में इसकी परिभाषा कहना चाहूँ तो वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं अथवा उसमें नई विशेषता पैदा कर देते हैं, उनको हम उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय में बच्चों क्या अंतर होता है? उपसर्ग किसी सार्थक शब्द के आगे लगते हैं और प्रत्यय किसी सार्थक शब्द के पीछे लगते हैं। ये दोनों ही सार्थक शब्द में जुड़ते हैं और एक नए शब्द की रचना करते हैं। अब हम इसके कितने प्रकार के उपसर्ग होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। हिंदी में प्रचलित उपसर्गों को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहले संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू और फारसी के उपसर्ग, और साथ ही कुछ उपसर्ग अंग्रेजी के भी हैं। उपसर्गों के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय। तो सबसे पहले हम संस्कृत के उपसर्ग पढ़ेंगे, जिनको हम तत्सम भी कहते हैं। तत्सम उपसर्ग। और तो सबसे पहले हम तत्सम उपसर्ग यानी हिंदी में जो संस्कृत के उपसर्गों का प्रयोग किया गया है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। संस्कृत में 22 उपसर्ग हैं। प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वी, आ, नी, अधि, अपि, अति, सु, उत या उद, अभि, प्रति, परि तथा उप। इनको आप याद कर लेंगे तो आपको सहूलियत रहेगी। अब इनसे बनने वाले शब्द ये किस तरीके से प्रयोग में लाए जाते हैं? जैसे अति उपसर्ग से हमने बना दिया अतिशय, अतिरेक। अधि उपसर्ग से अधिपति, अध्यक्ष। इसी प्रकार अनु उपसर्ग लगाकर हमने बनाया अनुक्रम, अनुताप, अनुज। अनु उपसर्ग से अनुकरण और अनुमोदन भी है। अप उपसर्ग से अपकर्ष, अपमान, अपजय, अपकार। ऐसे ही अपि, अपि से अपिधान, आच्छादन। अभि उपसर्ग से अभिनंदन, अभिलाप। इस प्रकार 22 उपसर्ग से आप जब पढ़ेंगे तो सबसे इसी प्रकार शब्द बनते हैं। अब आप लोगों के मन में प्रश्न आएगा कि हम उपसर्ग की पहचान कैसे करें। यदि शब्द दे दिया अभिनंदन या अभिलाषा तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें उपसर्ग कौन सा है और मूल शब्द कौन सा है? तो इसके लिए बच्चों तुम्हें मूल शब्द का पता होना अत्यंत आवश्यक है। यदि हमें इस प्रकार के कुछ और भी उदाहरण हैं, जैसे उपसर्ग से उपग्रह, उपवेद, उपनेत्र, दुर से दुराशा, दुरुक्ति। इसी प्रकार नी से निकामी, निजोर, निर से निरंजन, परि से परिपाक, परिपूर्ण, परिश्रम, परिवार। प्रा उपसर्ग लगाकर बन गया प्रकोप, प्रबल। तो इस प्रकार ये जो हमने 22 उपसर्ग पढ़े हैं संस्कृत के, सबसे हमारे शब्द बन जाएंगे। अब इसके बाद में अब मैं आपको हिंदी के
हाँ, इसमें और एक बात बच्चों मैं तुम्हें बताना चाहूँगी कि कुछ शब्दों के पूर्व एक से अधिक उपसर्ग भी लग सकते हैं, यानी मूल शब्द में एक से अधिक उपसर्ग जुड़कर भी शब्द बन सकते हैं। जैसे प्रति प्लस अप प्लस वाद, यानी प्रत्यय प्रत्यपवाद। ऐसे ही सम प्लस आ प्लस लोचन, समालोचन। वी प्लस आ प्लस करण, व्याकरण। इसके अतिरिक्त और भी कुछ उदाहरण हैं, जैसे असुरक्षित, तो इसमें अ उपसर्ग है और सु भी उपसर्ग है और मूल शब्द है इसमें रक्षित। रक्षित में भी अगर हम देखें तो मूल शब्द तो इसमें रक्षा है और इत इसमें प्रत्यय है। लेकिन यदि हमने प्रत्यय की बात नहीं करी और सिर्फ आपसे ये कहा जाए कि खाली उपसर्ग आपको अलग करने हैं, तो आप कैसे करेंगे? आ प्लस सु प्लस रक्षित, असुरक्षित। ऐसे ही जैसे सुसंगठित, सु प्लस सम प्लस गठित। तो इस प्रकार के बहुत सारे आपको उदाहरण मिल जाएंगे जिनमें एक से अधिक उपसर्ग भी लगा सकते हैं। अब हम हिंदी के उपसर्ग पढ़ेंगे। हिंदी के उपसर्ग में भी जैसे अ उपसर्ग है, अ प्लस भाव, तो मिलकर हो गया अभाव। अछूता, अथा, अटल। ऐसे ही अन उपसर्ग से अनमोल, अनबन, अनपढ़। कु से कुचाल, कुचैला, कुचक्र, कुपुत्र, कुबुद्धि। ऐसे ही दू से दुबला, दुलारा, दुधारू। नी से बनेगा निगोड़ा, निडर, निहत्ता, निकम्मा। भर से भरपेट, भरपूर, भरसक। अध से बन जाएगा अधपका, अधकच्चा, अधमरा, अधकचरा। तो इस प्रकार जब आप ये शब्द पढ़ेंगे तो इसमें आप यही देखेंगे कि जब आपको पहले मूल शब्द का ज्ञान होना चाहिए कि ये मूल शब्द क्या है, तो बाकी जो आपको फिर उपसर्ग पहचानने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे अध कचरा है तो आपको पता होना चाहिए कि मूल शब्द है कचरा, उसके आगे अध लगा दिया तो अध कचरा हो गया। अध उपसर्ग से अध पका भी शब्द बन जाएगा, अधमरा भी बन जाएगा। तो मूल शब्द की आपको पहचान होनी चाहिए। अब जैसे परोपकार शब्द है, तो परोपकार में पर प्लस उपकार, तो मूल शब्द क्या है? उपकार। उसमें अगर आप ई प्रत्यय जोड़ दोगे तो बन जाएगा उपकारी। तो ये मूल शब्द की जब आपको पहचान हो जाएगी तो उपसर्ग पहचानने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जैसे हमने संस्कृत के उपसर्ग पढ़ लिए, अब हिंदी के पढ़ लिए, इसी प्रकार अरबी फ़ारसी के उपसर्ग भी हिंदी में प्रयोग में लाए जाते हैं। वैसे तो आपको ये मालूम भी नहीं चलेगा कि ये अरबी फ़ारसी के उपसर्ग हैं, क्योंकि हमारी हिंदी भाषा में ये शब्द इतने प्रचलित हैं और रोज़मर्रा में इस प्रकार प्रयोग में लाए जाते हैं, तो इनको पहचानना आपके लिए बहुत मुश्किल है। और बच्चों एग्ज़ाम में इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम ये नहीं कहेंगे कि आप ये बताओ कि ये संस्कृत का है या उर्दू फ़ारसी का है। आपको केवल उपसर्गों से शब्द बनाने हैं या एक शब्द दे दिया जाएगा, उसमें से आपको उस उपसर्ग और मूल शब्द अलग करना है। तो मैं अब आपको अरबी फ़ारसी के कुछ उपसर्ग बताती हूँ। जैसे कम, तो कम से हो गया कमज़ोर। अब ये कमज़ोर शब्द हम रोज़ प्रयोग करते हैं, कोई हमें मालूम ही नहीं कि ये शब्द हिंदी का है या उर्दू फ़ारसी का है। ऐसे ही कम वक्त, कम अकल। खुश, खुश से बन गया खुश नसीब, खुश खबरी, खुशहाल, खुशबू। अब जैसे अब मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हमें ये मालूम होना चाहिए कि इसमें मूल शब्द कौन सा है। अब जैसे खुशबू है, अब एग्ज़ाम में आपको ये शब्द दे दिया हमने खुशबू, हम कहेंगे कि इसमें से मूल शब्द और उपसर्ग अलग कीजिए। तो आपने अगर खू अलग कर दिया तो शबू का कुछ अर्थ निकला? कोई अर्थ नहीं है। अगर आप पूरे खुश को अलग करेंगे और बू को अलग करेंगे तो बू का अर्थ होता है गंध। इसके आगे यदि हम दुर लगा देंगे तो दुर्गंध, सु लगा देंगे तो सुगंध, सॉरी हम बू की बात कर रहे हैं, गंध की नहीं। यदि हम बू में खुश लगा देंगे तो खुशबू। इसी प्रकार यदि इसमें हमने बद उपसर्ग लगा दिया तो ये बन जाएगा बदबू। तो हमें उस शब्द का अर्थ मालूम होना चाहिए।
ऐसे ही ना से हमने बना दिया नापसंद, नासमझ, नाराज, नालायक। तो अब हमें ये मालूम है कि लायक मूल शब्द है लायक, इसमें ना उपसर्ग लगाने पर ये बन जाएगा नालायक। इसी प्रकार हम ये सारे एग्जाम्पल आप पढ़ोगे। बद उपसर्ग लगाकर बदमाश, बदनाम, बदकिस्मत। तो अब आपको पता है कि मूल शब्द किस्मत है, उसके आगे हमने अगर बद लगा दिया तो बदकिस्मत बन गया। ऐसे ही लावारिस, मूल शब्द इसमें वारिस है और इसके आगे हमने ला उपसर्ग लगा दिया तो ये लावारिस बन गया। तो ये हो गए उर्दू फारसी के उपसर्ग। इसके बाद में अब हम कुछ अंग्रेजी के शब्द भी हैं, कुछ अंग्रेजी के शब्द भी मैं आपको बताऊंगी। जैसे हेड मास्टर। अब बच्चों हेड मास्टर, हेड शब्द है इंग्लिश का और मास्टर है हिंदी का, तो ये मिलकर बन गया हेड मास्टर हो गया अंग्रेजी का उपसर्ग। इस प्रकार और भी बहुत सारे आपको शब्द मिलेंगे। तो एक बात और इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि हमेशा उपसर्ग या प्रत्यय दोनों ही किसी सार्थक शब्द में ही जुड़ते हैं। ये किसी भी निरर्थक शब्द में नहीं जुड़ेंगे, ये किसी सार्थक शब्द में जुड़ेंगे और उसके अर्थ में परिवर्तन ला देंगे। और बच्चों एक बात कि जितना आप व्याकरण का अभ्यास करेंगे, चाहे वो इंग्लिश ग्रामर हो, चाहे वो हिंदी की व्याकरण हो, ये बिल्कुल आपके मैथ्स की तरह से है। आप भले ही आप फॉर्मूले आपने पढ़ लिए, याद कर लिए, लेकिन जब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे आप उसको अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो यही बात व्याकरण की है, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उनको पढ़ेंगे, उतना ही आपको ये अच्छा समझ में आएगा। और इसके बाद में अभी आप इसको पढ़िए, इसके बाद में मैं आपको इसकी एक्सरसाइज दूँगी।